मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जहां पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो डिस्पर्जन क्या होता है इसको देखेंगे, उसके बाद रेंज क्या होता है, और रेंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितना भी फॉर्मूला अप्लाइड होता है वो सब देखेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और किस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो अलग अलग तरह की सीरीज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आपको मीन मोड मीडियन बताया था, तो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्वेश्चन, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको करके बताने वाला हूं सभी के लिए क्वेश्चन, और रेंज में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखेंगे। अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इन तीनों टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर है आपका रेंज, और फिर आपसे पूछा जाता है कि डिस्पर्जन क्या होता है 2 मार्क्स में। तो जनरली यहां से 2 मार्क्स, यहां से 2 मार्क्स या 5 मार्क्स, और यहां से 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, पर पहली प्रायोरिटी इसको देनी है, फिर इसको देनी है, फिर इसको देनी है। ये टॉपिक्स आपको बीबीए, बीसीए, है ना, क्लास 11th एंड बी टेक, बी फार्मेसी, हाँ जी बी फार्मेसी में भी दे रखे हैं। बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर बायो स्टेटिस्टिक्स, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ बी फार्मेसी का। बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर बायो स्टेटिस्टिक्स, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम देखेंगे सबसे पहले डिस्पर्जन क्या होता है, फिर देखेंगे रेंज क्या होती है, फिर देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और जब इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वही इनके फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर सभी के लिए है जहां जहां पर ये टॉपिक है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन से आपका क्या मतलब होता है? तो डिस्पर्जन का सीधा सा मतलब है डेटा में चेंज आना। जो भी आपके पास डेटा है उसमें चेंज आना, उसमें वेरिएबिलिटी आना, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डेटा है, एक डेटा है 4, 6, 8, 10, 12, एक डेटा है आपके पास 0, 10, 100, 50, 90। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि कहां पर ज्यादा चेंज आ रहा है, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाले में, क्योंकि यहां पर कभी 0 से 100 जा रहा है, 0 से 50 जा रहा है, 50 से 90 जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है वैल्यू में। और यहाँ पर आप देखो पहले वाले में 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, तो बहुत ही कम कम डिफरेंस है। तो जहां पर डेटा में बहुत कम डिफरेंस है तो वहां पर डिस्पर्जन भी कम होगा, और जहां पर डेटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वहां पर डिस्पर्जन भी ज्यादा होगा। सिंपल सा है, डिस्पर्जन का मतलब होता है डेटा में कितना चेंज आ रहा है, डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है, उसे कहते हैं डिस्पर्जन। और जितना ज्यादा डेटा में चेंज आता है उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन होता है। सिंपली मीन चेंज और वेरिएबिलिटी इन डाटा। ठीक है, डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन डेटा शीट। हमारी डेटा शीट में कितना वेरिएशन आ रहा है उसे कहते हैं डिस्पर्जन, और जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा डिस्पर्जन। ठीक है सर, हमें यहां तक क्लियर हो गया कि डिस्पर्जन क्या होता है, डेटा में चेंज आना, और जिस भी डेटा में ज्यादा चेंज आता है उसका डिस्पर्जन ज्यादा होता है। अब यहां पर लिखा है बाय यूजिंग मेजर ऑफ डिस्पर्जन you can gain a deeper understanding of your data and make more informed decision. With the help of dispersion, आपके पास क्या आएगा, डेटा से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज आएगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, आप डेटा को बहुत अच्छे से समझ पाओगे विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन,
एंड जितना अच्छा आप डेटा को समझोगे उतना ही इन्फॉर्म डिसीजन आप लोगे। तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है, जितना अच्छा डिस्पर्जन आप समझोगे उतना अच्छा आप डाटा को समझोगे, जितना अच्छा आप डाटा को समझोगे उतना ही इन्फॉर्म डिसीजन आप दोगे। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे दो बैट्समैन है, मेरे फेवरेट बैट्समैन है एबी डिविलियर्स, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं रविंद्र जडेजा। तो जो एबी डिविलियर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी 30 रन बनाए उन्होंने, कभी 91, कभी वो 0 पे आउट हो गए, कभी वो 64, कभी वो 42, कभी 71, कभी सेंचुरी प्लस, कभी सिर्फ 5 पर आउट हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं रविंद्र जडेजा की तो 52, 57, 60, 58, 53, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंसी है और 50-60 के बीच में ही एवरेज है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ पर डेटा में चेंज बहुत कम है। देखो कभी 57, कभी 60, कभी 58, कभी 53, वापस 53, वापस 50, तो यहाँ पर डेटा में चेंज बहुत कम है। मतलब इस एग्जाम्पल में आपका जो डिस्पर्जन है वो कम है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कभी तो 0, कभी बिल्कुल हीरो, मतलब कि 117। तो डेटा में चेंज बहुत ज्यादा है, और अगर डेटा में चेंज ज्यादा है मतलब यहाँ पर डिस्पर्जन ज्यादा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, इन केस ऑफ बैट्समैन ए, एबी डिविलियर्स की बात हो रही है, द चेंजेस इन डेटा इज मोर, सो मोर चेंज इन डेटा लीड्स टू मोर डिस्पर्जन एज कंपेयर टू बैट्समैन बी। वही बात जो मैंने आपको बोली कि बैट्समैन ए में जो है काफी ज्यादा डेटा का चेंजेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्पर्जन ज्यादा है, पर बैट्समैन बी में जो है डेटा का चेंज बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पर डिस्पर्जन कम है। तो आई होप आपको डिस्पर्जन क्लियर हो गया होगा, और ज्यादा डिस्पर्जन क्या होता है, कम डिस्पर्जन क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लिखा भी है टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन में, एक होता है हाई डिस्पर्जन, जहां पर जो डेटा होते हैं वो वाइडली स्प्रेड आउट होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 70 है, तो आप देख सकते हैं वाइडली स्प्रेड आउट है, यहाँ पर हाई वेरिएबिलिटी है, तो ये क्या हो गया, हाई डिस्पर्जन। अब मान लीजिए 4, 6, 10, 8, 12, यहाँ पर बहुत ही कम फर्क है, तो यहाँ पर लो वेरिएबिलिटी है, तो यहाँ पर डिस्पर्जन भी कम होगा। सीधी सी बात है, जितना कम डेटा में चेंज उतना ही कम डिस्पर्जन, और जितना ज्यादा डेटा में चेंज उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन। अब यहाँ पर आपको लिखा है कोजेज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या कारण है, ये जो डेटा में चेंज आ रहा है, वेरिएबिलिटी आ रही है, इसका क्या कारण है। सबसे पहला कारण है वेरिएबिलिटी इन डेटा कलेक्शन, दूसरा मेजरमेंट एरर, तीसरा नेचुरल वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन, फोर्थ वन इज एक्सट्रीम वैल्यूज। ये चार आपके डिस्पर्जन के कारण है। उसके बाद आपको इफेक्ट्स दे रखे हैं, और लास्ट में आपको बता रखा है कि ये आपका जो डिस्पर्जन है इसको जब आप मेजर करेंगे तो मेजर करने से क्या फायदा है, मेजर करना डिस्पर्जन को क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला दे रखा है डेटा को एनालाइज करने में, उसको इंटरप्रिटेट करने में, डेटा एनालिसिस में जरूरी है, डेटा के इंटरप्रिटेशन में जरूरी है, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग एंड इंटरफ्रेंस में जरूरी है, डेटा को विजुअलाइज करने में, कम्युनिकेट करने में जरूरी है। तो डिस्पर्जन क्यों जरूरी है, डेटा का एनालिसिस करने में, डेटा को इंटरप्रिटेट करने में, डेटा का विजुअलाइजेशन करने में, और भी कई चीजों में आपका जो डिस्पर्जन होता है वो जरूरी होता है। डिस्पर्जन के कोज बता दिए, दो तरह का डिस्पर्जन होता है वो बता दिया, और डिस्पर्जन क्या होता है वो एग्जाम्पल से समझा दिया। तो ये तो बात हुई आपके डिस्पर्जन की। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेंज। रेंज क्या होता है, देखो जो भी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है डेटा शीट में और जो भी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उनके बीच का डिफरेंस जो है रेंज होता है। आई रिपीट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और आपका निकल कर आ जाएगा रेंज। तो रेंज निकालना बहुत ही इजी है, बस आपको जो भी आपके पास डेटा गिवन है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, वही आपका रेंज होता है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
रेंज निकालना तो आ गया, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू वो होता है रेंज। पर अगर आपसे पूछे कि कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आई रिपीट, अगर आपको सिर्फ पूछा है कि रेंज बताओ, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, डन। सबसे बड़ी वैल्यू ले लो और सबसे छोटी वैल्यू ले लो, उसको माइनस कर दो, आपका रेंज निकल जाएगा। पर अगर आपको पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, तो उस कंडीशन में लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहां तक तो सेम है, डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। नीचे क्या करना है, आपको ऐड करना है डिवाइड करके। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखो, ये जो आपको डेटा दे रखा है, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? सर यहाँ पर तो मुझे 25 दिख रही है, 25 से बड़ा कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है, नहीं है ना। और स्मॉलेस्ट वैल्यू सर मुझे यहाँ पर 9 दिख रही है, इससे छोटा वैल्यू इस पूरी डेटा में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया लार्जेस्ट वैल्यू, हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे मान लीजिए आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 25, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 9, आंसर आ गया 16। ठीक है, तो इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हैं। अब उसके बाद निकालते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू लिख देते हैं 25, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख देते हैं 9, डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आंसर आएगा आपका 16/34। और अगर इसे मैं कट करूंगा तो 8/17, और अगर मैं इसे कट करूंगा तो 0.47 आपका आंसर आ जाएगा। तो काफी इजी है। रेंज के लिए क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन इंटरवल में आता है तो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपको दिख रही है 10, और यहां पर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपको दिख रही है 70। अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं रेंज को। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और वहीं अगर आपसे मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछूं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलिए दोनों निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं रेंज को। तो रेंज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू है 70, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, तो 70 माइनस 10 आपका आ जाएगा 60। ये आपने निकाल लिया रेंज। अब वहीं हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो 70 जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 10, डिवाइडेड बाय 70 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 कट, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिए। अगर इंटरवल आता है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, आपका काम हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट आपको एक इंडिविजुअल सीरीज आती है तो इस सीरीज में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर 25 जो है लार्जेस्ट वैल्यू है और 9 जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया रेंज कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और जो कि काफी ट्रिकी क्वेश्चन आता है रेंज से। देखो, यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द रेंज। अब आप बोलोगे सर कितना तो इजी है, ये लिया स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये लिया लार्जेस्ट वैल्यू, और कर दो माइनस। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब कि 90 माइनस 31, और आपका आंसर गलत हो गया। सर ऐसा क्यों? अभी तो आपने बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है क्लास इंटरवल का, आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। अभी तो आपने बताया देखो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये लार्जेस्ट वैल्यू है, फिर हम वैसे ही तो कर रहे हैं।
फिर हमें क्वेश्चन गलत क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन गलत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन बनाने वाले ने दिमाग लगा दिया। मतलब आप देख सकते हैं इंटरवल 31 से 40 है ना। फिर नेक्स्ट इंटरवल क्या है? 41 से 50। कभी भी इंटरवल कैसे होते हैं, कभी ध्यान दिया हो आपने तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर लास्ट वैल्यू एंड होती है ना, उसी से अगली वैल्यू चालू होती है। ये एक असली इंटरवल होता है। पर यहां पर लास्ट वैल्यू 40 से खत्म हो रही है और शुरू किससे हो रही है? 41 से। ये तो गड़बड़ है। और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे बड़े जोश में जाते हैं, रेंज ही तो निकालना है, ये रहा 31, ये रहा 90, 90 माइनस 31 आंसर। पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पहले आपको क्लास इंटरवल चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वहां पर ये चेक करो कि जो लास्ट वैल्यू है और जो आगे वाली फर्स्ट वैल्यू है वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो उसे सेम करना पड़ेगा पहले, फिर आप रेंज निकालो। सर इतना तो हमें क्लियर हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंटरवल चल रहा है जैसे 0 से 10, तो अगला जो स्टार्ट होगा वो 10 से होना चाहिए। अभी जैसे ये 20 पे खत्म हो रहा है तो अगला जो स्टार्ट होगा वो 20 से। अभी जैसे ये 30 पे खत्म हो रहा है तो अगला इंटरवल 30 से स्टार्ट होगा, 40 पे खत्म होगा। ये 40 पे खत्म हो रहा है तो अगला 40 से स्टार्ट होगा, 50 पे खत्म होगा। ऐसे चलना चाहिए। पर यहाँ तो गड़बड़ है, सर 40 पे खत्म हो रहा है और 41 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के इंटरवल को कैसे सुधारे, क्योंकि हमें तो रेंज निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के इंटरवल को सुधारने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो सारे इंटरवल लिख लो। ये जितने भी इंटरवल है ना, आप देखो मैंने लिख दिए 31 टू 40, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80, 81 टू 90। सारे इंटरवल मैंने लिख दिए एज इट इज। अब देखो क्या करना पड़ेगा। ये जो इसका लोअर लिमिट है ना 31 वाला, इसमें -0.5 करो और जो अपर लिमिट है उसमें +0.5 करो। करते जाओ। जैसे मान लीजिए ये 31 था, इसमें -0.5 किया तो क्या आएगा? 30.5। और ये जो 40 था इसमें 0.5 ऐड किया तो क्या आएगा? 40.5। ऐसा सभी में करना है। जो लोअर वाले हैं उसमें आपको -0.5 करना है और ये जो आपके अपर वाले हैं इसमें आपको +0.5 करना है और आपको ये सभी में करना है। चलिए सर करके देख लेते हैं। 31 में से अगर 0.5 जाएगा तो 30.5, 40 में अगर 0.5 जुड़ेगा तो 40.5। आगे चलते हैं। 41 में से अगर 0.5 जाएगा तो 40.5 एंड 50 में अगर 0.5 जुड़ेगा तो 50.5। सर ऐसे करते करते हमने पूरी सीरीज बना ली। अब बताओ क्या करना है। तो अब इंटरवल चेक करो कि सही है या नहीं। इंटरवल कैसे चेक करोगे? ये आपका लोअर, ये आपका अपर, और ये जो अपर इंटरवल है जहां पर ये इंटरवल खत्म हो रहा है तो उसका अगला इसी से शुरू होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर 40.5 पे इंटरवल खत्म हो रहा था तो अगला कहां से शुरू हो रहा है? 40.5 से ही शुरू हो रहा है। और अगर ये खत्म हो रहा है 50.5 पे तो अगला कहां से शुरू हो रहा है? 50.5 से ही शुरू हो रहा है। और अगर ये खत्म हो रहा है 60.5 पे तो अगला 60.5 से ही शुरू हो रहा है। मतलब हमारा इंटरवल ओके है। अब जाके हमारा इंटरवल सही हुआ है। अब इसमें सिंपल सा आपको रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? 90.5 और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 30.5। तो जब आप आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा 60, क्योंकि 90 माइनस 30 60, 0.5 से 0.5 तो चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। जहां पर अगर रेंज सही से नहीं दी है तो जो लोअर लिमिट वाली रेंज है उसमें -0.5 और अपर लिमिट वाली जो रेंज है उसमें +0.5 करके आपको पूरा क्लास इंटरवल सुधारना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो हायर लिमिट होगा और वी कैन से जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपका रेंज आ जाएगा। तो रेंज निकालना हमने सीख लिया अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में। फॉर्मूला सिंपल है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है तो आपका हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये हो गया रेंज। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है? हमारे डेटा में और वी कैन से हमारे डेटा शीट में
कितना वेरिएशन आ रहा है वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन अवर डेटा शीट। चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किससे करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब होता है मीन। आई रिपीट, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब तीन तरह से सीरीज होती है, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। जब मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक्स दे रखा है। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब है कि यहाँ पर आपको x के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी है पर x जो है आपका वो इंटरवल में है। तो क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ x दे रखा है मतलब इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आपको x एंड f दे रखा है मतलब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आपको x एंड f दे रखा है बट x जो है इंटरवल में है तो कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए, फॉर्मूला आपने देख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि मजा आएगा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दे रखा है एक्स बार, इसका मतलब होता है मीन। और अगर आपका मीन का वैल्यू पॉइंट में आता है, जैसे मान लीजिए 56.5, 58.5, यहाँ पर अगर पॉइंट में आता है ना मीन का वैल्यू, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ये कब लगेगा? जब आपके मीन की वैल्यू नॉर्मल आ रही है, कोई पॉइंट नहीं आ रहा, जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सर, चलिए एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर आपने तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का बताया, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है बताऊंगा। पहले स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन तो निकाल लें। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे फिर ये तो 2 मिनट का काम है। चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो है सिग्मा। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ और सिर्फ एक्स, और अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्स दे रखा है मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। एक्स आपको दिया हुआ था, यहाँ पर पूरा एक्स का वैल्यू मैंने लिख लिया है 11, 14, 15, 17, 18। अब हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता लगता रहेगा। फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। मतलब आपके पास एक्स तो है, अब आपको क्या चाहिए? एक्स बार चाहिए। और एक्स बार निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, जितना भी एक्स आपको दे रखा है ना, इस सभी एक्स को जोड़ दो। 11, 14, 15, 17, 18, इन सभी को जोड़ के आप ये देखो कि ये डिजिट्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर आपने क्या करा, सभी को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपका निकल जाएगा एक्स बार। आई रिपीट, एक्स बार मतलब होता है मीन। और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था बहुत अच्छे से कि मीन को कैसे निकाला जाता है। जो भी आपका एक्स दे रखा है 11, 14, 15, 17, 18, इन सभी को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। डिवाइड बाय 5 क्यों करा? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 5।
तो सभी को ऐड करा, डिवाइड बाय 5 करा, आंसर आएगा 75/5। तो आपका मीन निकल के आ गया 15। ठीक है सर, हमारे पास x की वैल्यू तो सारी दे रखी है और हमारे पास x बार भी आ गया जिसका आंसर है 15। x आ गया, x बार आ गया, फॉर्मूला क्या है x माइनस x बार। तो x क्या है सर, ये x ही x है। लो सर, इतने सारे x और x बार, सर x बार तो फिक्स है हमारा 15 ही है। और फॉर्मूला क्या है, x में से x बार को घटाना है। तो x क्या है 11, तो चलो घटाओ, 11 माइनस एक्स बार कितना है 15, तो 11 माइनस 15, आंसर आ जाएगा -4। क्लियर। दूसरा करते हैं, एक्स कितना है 14 और एक्स बार कितना है 15, तो 14 माइनस 15, आंसर आ जाएगा -1। तीसरा करते हैं, एक्स कितना है 15, एक्स बार कितना है 15, 15 माइनस 15, आंसर आ जाएगा 0। सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला में दे रखा है, करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने सभी के निकाल लिए। अब उसके बाद x आ गया, x माइनस एक्स बार आ गया और नॉर्मल x बार भी आ गया। फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि सबसे पहले x पता करो, x तो पता था, x बार भी निकाल लिया, उन दोनों को माइनस भी कर दिया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर कितनी आ रही थी, x कितना था 11, x बार कितना था 15, कितना आ रहा था -4। तो जो भी यहाँ पर x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ रही थी, जैसे -4, -1, 0, 2, 3, उनका क्या करना है, उनका करना है स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या दे रखा है, फॉर्मूला में दे रखा है कि इसका स्क्वायर करना है x माइनस एक्स बार का। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ रही है -4, -1, 0, 2, 3, और जब भी आप स्क्वायर करोगे तो माइनस तो चला जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस चला गया स्क्वायर करने में, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां पर आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लिया, जो कि आया 161049। ठीक है सर, एक बार फॉर्मूला वापस लिख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते थे, इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। सर आपने x निकाल लिया, x बार निकाल लिया, x में से x बार को माइनस भी कर दिया और इन दोनों का स्क्वायर भी निकाल लिया, और ये सारी वैल्यू इनके स्क्वायर की आ गई। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जितने भी वैल्यू आई है इन सबको ऐड करो, 16, 1, 17 हो गया, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21 और 9 30, तो यहाँ पर आएगा 30, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा 30। अब डिवाइडेड बाय n है, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, 1 2 3 4 5 है, तो 30 डिवाइड बाय 5 और अंडर रूट में है ये और सिग्मा। ठीक है, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 6 टाइम कट जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर आपको दे रखा होगा 30 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 6, जिसका मतलब है 2.449, अप्रोक्सीमेट लिमिट 2.45 लिख सकते हैं। तो इस तरह से निकालना है। ये आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, काफी इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। एक बार और बता देता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो आपके पास क्या दे रखा था, एक्स दे रखा था, फिर हमने क्या करा, एक्स बार निकाला, एक्स बार के लिए हमने क्या करा, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। फिर जैसे एक्स बार आया हमारा 15, एक्स माइनस एक्स बार करा, तो यहाँ पर आया -4, -1, 0, 2 और 3। फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर में सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। फिर हमने देखा कि x माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर था उसका समेशन करना था, तो इन सबको ऐड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 30। 30 को डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि यहाँ पर कितने इंडिविजुअल है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 6 आएगा अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट पहले से चल रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2.449, अप्रोक्सीमेटली 2.45। ये तो आपने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हमें निकालना है इसके साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर ये कैसे निकालें, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का तो फॉर्मूला था। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो डिवाइडेड बाय एक्स बार, जो भी आपने मेन निकाला क्वेश्चन में वो, और उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको कोई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। पर
आपको इससे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को तो निकालना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। जब यहाँ से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके आपके मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था वो था 2.45 डिवाइडेड बाय हमारा जो मीन निकला था वो था 15 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16.33, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 आपका आंसर आ जाएगा 16.33। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने दोनों चीजें देख ली। और यहाँ पर एक खास बात है, देखो ध्यान से सुनना। अभी ये किसके लिए था, ये था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक्स दे रखा था, यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी। जब आपको सिर्फ एक्स दे रखा हो तो उस कंडीशन में अगर एन पूछा जाए तो आप कैसे काउंट करते हो, 1 2 3 4 5, ये आपका एन हो गया। कब, जब आपको सिर्फ एक्स दे रखा हो। पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और उस कंडीशन में आपसे एन पूछा जाए, मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी है 2 4 6, ठीक है, और आपको पूछे एन कितना है, तो आप ऐसा नहीं करोगे 1 2 3, ऐसा मत करना। आपको फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो फ्रीक्वेंसी के केस में अगर एन पूछा जाए तो सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना, और अगर नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एक्स दे रखा हो तो उस कंडीशन में एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सर एक और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, अरे इस तरह का क्वेश्चन। यहां पर मैंने आपको बोला ना कि अगर मीन आपका पॉइंट में आए, जैसे यहां पर मीन कितना आया, यहां पर तो मीन आ गया आपका 15, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा है ना, नॉर्मल है। मान लीजिए 15.5 आ जाता, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो अब देखेंगे कि अगर हमारा मीन जो है वो अगर पॉइंट में आता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हमारा मीन जो है पॉइंट में आता है तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर। सर ये डी क्या था, डी का मतलब था एक्स माइनस ए, फिर माइनस समेशन ऑफ डी बाय एन का होल स्क्वायर। तो जब कभी आपका एक्स बार अगर पॉइंट में आता है तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। और डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ये भी निकालना सिखाऊंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 38 70 48 34 42 55 63 46 54 44। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसे अच्छे से समझे और नोट डाउन करे, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको चाहे कितने फॉर्मूले आते हों, पर मान लीजिए क्वेश्चन को नोट डाउन करते टाइम, एक्स की वैल्यू को नोट डाउन करते टाइम आपने कोई वैल्यू मिस कर दी या कोई वैल्यू गलत पुट कर दी तो आपका पूरा आंसर ही गलत आएगा, चाहे आपको कितने फॉर्मूले आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है हमारा ये धर्म है कि उस क्वेश्चन को अच्छे से लें, हमारी नोटबुक में अच्छे से कॉपी करें। पहले तो क्वेश्चन को कॉपी करें, क्वेश्चन की वैल्यूज को कॉपी करें, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये आपको x की सीरीज दे रखी है और यहाँ पर x दे रखा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो हम यहाँ पर n किसको मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n हो गया आपका 10। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही n निकाल के दे दिया मैंने आपको, n हो गया आपका 10। चलिए
जो दे रखा है उसे नोट डाउन करते हैं। एक्स दे रखा है आपको 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, 44। सारे एक्स को मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर मुझे फॉर्मूले से देख के पता लगा कि मुझे डी की रिक्वायरमेंट है, तो डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। एक्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर ए का मैं क्या करूं? ए क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। चलो सर मीन निकाल के देखते हैं। मीन का क्या मतलब था कि ये जितने भी एक्स हैं इसको ऐड करो। 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44, इन सभी को ऐड करो। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो डिवाइड किससे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका मीन निकल के आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा था। तो मीन इक्वल टू सारे एक्स को जोड़ दो डिवाइडेड बाय जितने भी ये डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 494 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 49.4। और आप देख सकते हैं यहां पर जो आपका मीन आया है वो पॉइंट में आया है। तो फिर पॉइंट में अगर मीन आता है तो ये वाला फॉर्मूला तो आप लगा ही नहीं सकते। उसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो है ये वाला, अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। कब लगाना है? जब मीन आपका पॉइंट में आ रहा है। और आप देख सकते हैं जब आपने सारी एक्स की वैल्यू को जोड़ा डिवाइड बाय 10 किया तो आपका मीन आ रहा है 49.4, जो कि एक पॉइंट वैल्यू है। मतलब आपका मीन आ चुका है 49.4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब एज्यूम्ड मीन बताओ क्या होगा, तो आपको आसपास वाली वैल्यू देखनी है एक्स में जाकर। आप देखिए 49 के आसपास कौन सी वैल्यू है सबसे ज्यादा पास? वो है 48। तो आपका एज्यूम्ड वैल्यू हो गया 48। ठीक है सर। क्वेश्चन में एन तो हमने देखते ही पता कर लिया था 10 है ना। फिर हमने पता करा कि हमारा जो एक्स बार है वो है 49 पॉइंट समथिंग। ठीक है। फिर हमने पता करा कि हमारी जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो 49 के आसपास वाली है, जो कि है 48। चलो सारी चीजें निकालते जा रहे हैं हम। ठीक है। तो एज्यूम्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 48 आ गई। तो हमें क्या करना है? जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से एज्यूम वैल्यू को माइनस करते चलना है। जैसे एक्स की वैल्यू कितनी है? 38, और एज्यूम वैल्यू तो हमारी फिक्स है 48। तो 38 माइनस 48, फिर 70 माइनस 48, फिर 48 माइनस 48, क्योंकि एक्स भी कितना है 48 और एज्यूम वैल्यू भी इस बार कितनी आई 48, तो जीरो आ गया। फिर एक्स कितना है 34, एज्यूम वैल्यू कितनी है 48, तो 34 माइनस 48, 42 माइनस 48, 55 माइनस 48, 63 माइनस 48, 46 माइनस 48, 54 माइनस 48, 44 माइनस 48। तो इस तरह से आपके आंसर आते जाएंगे। ये क्या आया आपका? ये आया आपका d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, मतलब आपने d निकाल लिया। ठीक है। अब आपको यहां पर लिखा हुआ है समेशन ऑफ d, मतलब ये जितनी भी d की वैल्यू थी इन सबको आपने जोड़ दिया, तो जोड़ने पे आपका आंसर आया 14। तो हमने यहाँ पर d निकाल लिया और d का समेशन भी निकाल लिया। d सभी के लिए निकाल लिया और समेशन ऑफ d कितना आया 14। चलिए अब आगे आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, वो है डी स्क्वायर पूछा है। तो डी का स्क्वायर भी कर लेते हैं। चलिए डी का स्क्वायर करते हैं। डी का स्क्वायर करने में कौन सी बड़ी बात है? जब सारी डी की वैल्यू आ गई, 10 आ गई, 22 आ गई, 0 आ गई, माइनस 14 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, तो जब सारी डी की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर ही तो करना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब कोई बोलेंगे माइनस कहाँ गया, तो स्क्वायर में माइनस हट जाता है। 22 का स्क्वायर हो गया 484, 0 का 0, माइनस 14 का स्क्वायर हो गया 196, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49। इस तरह से स्क्वायर करते जाओ। 15 का 225, 2 का 4, 6 का 36, 4 का 16। तो ये सारा आपने डी स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था। डी स्क्वायर चाहिए था, निकाल लिया सर, सारा डी स्क्वायर निकाल लिया। तो डी स्क्वायर का समेशन चाहिए ना, तो इन सारे डी स्क्वायर को ऐड कर दो। ये जितने भी डी स्क्वायर आए हैं सभी को ऐड कर दो। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर तो आ गया 1146, और एन आपका पहले से आ गया था 10, क्योंकि आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, माइनस, ये माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, है ना। फिर आगे आपसे पूछा गया है समेशन ऑफ डी।
तो डी का एडिशन जैसे -10, 22, 0, -14, -6, 7, 15, -2, 6, -4, जब इन सबको जोड़ूंगा तो आएगा 14। तो समेशन ऑफ डी का मतलब आ गया 14 और एन का मतलब क्या है 10 और इसका होल स्क्वायर और ये पूरा किसमें अंडर रूट में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रखा है 1146 डिवाइडेड बाय 10, 14 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 1146 अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट लग जाएगा, तो 114.6। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और 14 दे रखा है, तो 7/5 हो जाएगा। 7/5 का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे ये 1.4 कैसे आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 7, या फिर और सिंपल कर लो। देखो 10 को जब 14 से डिवाइड करोगे तो 14/10, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 1.4, सिंपल। ठीक है, तो आपने क्या करा, बस एक एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, तो ये 10 हट गए, तो आ गया 114.6 माइनस 1.4 और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, और जब 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1.96 आएगा। तो फाइनल आंसर जब 114 में से आप एक हटाओगे 1.96 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 112.64। ठीक है, अभी और आगे आंसर सॉल्व होगा क्योंकि ये अंडर रूट में है, पर इतना काफी है, इतना भी आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सर क्वेश्चन में तो हमसे कुछ और ही पूछा है, यहां पर तो पूछा है वेरिएंस बताओ। वेरिएंस का क्या मतलब है? वेरिएंस का सीधा सा मतलब है, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका स्क्वायर करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा कितना आया, √112.64। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका आ जाएगा वेरिएंस। तो चलिए सर इसका स्क्वायर कर देते हैं। सर एक बात बताओ, स्क्वायर करने से अच्छा है कि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट उड़ा दो, ये साथ में कट जाएगा ना। तो आंसर क्या आ गया 112.64। ये तो बहुत इजी हो गया, सिंपल हो गया। मैं बता दूं आपको कि ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कट गया है, तो आंसर डायरेक्ट आ गया हमारा। एक बार और सुन लो, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था वो कितना आया था, √112.64। हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, √112.64। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या 112.64। बहुत ही जल्दी बहुत ही इजी आंसर आ गया, ये आ गया आपका वेरिएंस। ये तो हुई आपकी इंडिविजुअल सीरीज की बात, पर कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज से आ जाता है, मतलब आपको एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है, तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा चेंज करना है, आपको फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर देनी है। देखो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड कर रखी है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपका मीन जो है नॉर्मल आता है जैसे 56, 57, 52 बिना कोई पॉइंट के आता है, तो ये वाला फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, और अगर आपका मीन जो है पॉइंट में आता है तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा आपके कंटिन्यूस सीरीज के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया। जो फॉर्मूला था वो एज इट इज था, यहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। और एक बात और, अगर यहाँ पर एन निकाला जाए तो कैसे निकाला जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ के, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पर भी लिखा है एन इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पर आपने देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी दो दो फॉर्मूले से, फिर कंटिन्यूअस के लिए अलग, इंडिविजुअल के लिए अलग, क्योंकि कंटिन्यूअस में सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर देना है। और उससे पहले आपने देखा रेंज, और रेंज के भी हमने 3 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करे। और उससे पहले आपने देखा डिस्पर्जन, टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, कोज ऑफ डिस्पर्जन, एंड वाई डिस्पर्जन इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाट इज डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम, जहां पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको बैट्समैन का नाम लिया, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ड्रग का नाम आ जाएगा। क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आते हैं, हो गया आपका काम। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कोरिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन देखेंगे, फिर मल्टीपल कोरिलेशन देखेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, इसके क्वेश्चंस, फिर आपकी तब जाकर यूनिट नंबर 1 जो है कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, वेबसाइट विजिट कर लेना। वेबसाइट पे बहुत तरह के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे आपको सारे अपडेट्स, पोल्स, मीम्स, एमसीक्यू मिलेंगे। एप्लीकेशन पे आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।